नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। अब महज 15 दिन शेष बचे हैं वोटिंग में और इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों का दावा है कि हम विधानसभा का उपचुनाव जीत रहे हैं। एनडीए ने तो बाज़ाब्ता एनडीए की बैठक करके इसमें फरमान जारी कर दिया कि भाई किसी भी पार्टी के सदस्य जो है चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उन्हें अपना पार्टी समझकर मदद करनी है, क्योंकि ये चुनाव एनडीए की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। उसी तरह से आरजेडी भी कह रही है कि सभी चारों सीटों पर महागठबंधन विजय होगी। लेकिन क्या कुछ होगा, और इस बीच दिवाली और छठ भी है, तो जो भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उन्हें कम से कम प्रचार का मौका मिलेगा। ऐसे में क्या कुछ होगा, ये जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सर, बहुत कम समय बचे हैं, क्या कुछ होने जा रहा है इस उपचुनाव में? क्या कुछ तस्वीरें क्लियर हुई है? देखिए, अभी तो बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे 13 नवंबर को जी। और पूरे देश में कोई 50 सीट के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा की 2 सीट है, उसमें वायनाड सीट भी है जहां से प्रियंका गांधी लड़ रही हैं। जी जी। और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र में तो एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी जी। सभी सीट के लिए, और झारखंड में 2 चरण में 13 नवंबर को और 20 नवंबर को, और सभी के नतीजे 23 तारीख को। आपने बिहार की चर्चा की, यहाँ 4 सीट के लिए चुनाव हो रहा है। इसी तरह से यूपी में 9 सीट के लिए चुनाव हो रहा है। तो बिहार की जो 4 सीटें हैं, इसमें 3 महागठबंधन की सीटें हैं। वो महागठबंधन की सीट थी जिसके एमएलए एमपी हो गए, और उसी तरह से एक सीट है एनडीए की जिसमें जीताराम मांझी जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी सीट थी इमामगंज। ये वो 4 सीटों के लिए सब ठीक ही आपने कहा कि इस उपचुनाव में महागठबंधन की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है कि 3 उसकी सीट है उस पर जीतना, और चौथी सीट जो एनडीए वाली है उस पर कब्जा करना। और उसी तरह से एनडीए के लिए भी ये चुनाव तो एक शक्ति परीक्षण न होता है। सीमित क्षेत्र का जब चुनाव हो तो पूरी ताकत पार्टी लगाती है। और अब फिर एनडीए के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक सीट तो है उसके कब्जे वाली, 3 और सीट है जो एनडीए की सीट, महागठबंधन की सीट है। कल मुख्यमंत्री के आवास पर एनडीए की बृहत बैठक हुई थी इसी चुनाव चिंता को लेकर, और उसमें हुआ कि हम जितने सहयोगी दल हैं सब मिल कर लड़ें। माने एकजुटता का संदेश और एकजुटता का संकल्प ही, हम मिलकर लड़ेंगे। आपने ठीक ही कहा अपनी भूमिका में कि नीतीश कुमार जो जदयू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई कैंडिडेट चाहे वो जदयू का हो, बीजेपी का हो, हम का हो, या फिर इस चुनाव में तो कोई चिराग की पार्टी नहीं है बिहार में। झारखंड में 1 सीट के लिए वहाँ भी लड़ रही है चिराग की पार्टी, और जदयू वहाँ 2 सीट के लिए। न सिर्फ बिहार में, अब आने वाले चुनाव में, चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर 2025 में हो या अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है, ये एकजुटता जो एनडीए का है वो सब जगह दिखे। इसी स्पिरिट के साथ ये कल की बैठक हुई, और लोगों ने कहा है कि हम लोग नेता तो मिल गए हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन संगठन में अब नीचे स्तर पर भी, कार्यकर्ता के स्तर पर, बूथ के स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम साथ मिले जुले बैठक करें, और सारे कार्यक्रम में जो मंत्री जाते हैं तो वहाँ सभी सहयोगी दल के नेता से विमर्श करें, बैठक करें, चुनाव की तैयारी पर उनसे कंसल्ट करें। इससे कहीं ना कहीं एक उत्साह कार्यकर्ताओं में भी बढ़ेगा, और हम दूसरे को एक परिवार के रूप में मिलें इस संकल्प के साथ। जी, कहा जा रहा है कि जो एनडीए है, भले ही तमाम तरह के दावे कर रहे हों, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो काम कर रहा है, और उनके प्रत्याशियों को इसका सामना करना पड़ रहा है। अभी तो उपचुनाव में, जैसा मैंने आपसे कहा, 3 सीट है महागठबंधन की। तो यदि सत्तारूढ़ नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है तो वो 3 सीट विपक्ष ले जाएगा, और 1 सीट बची है वो हम। इसलिए मैंने कहा कि ये 3 महागठबंधन की सीट और 1 एनडीए की सीट, ये दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है, और ये लोगों ने इसको एक चुनौती के रूप में माना है। इनकी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जहाँ काम करेगा, जो सीटिंग एमएलए होता है तो सरकार होती है, 3 सीट तो विपक्ष की ही सीट है। तो विपक्ष जहाँ जीता हुआ है वो जीतना चाहेगा,
देखिए इसमें एक बड़ा फैक्टर है जन स्वराज पार्टी का, वो चारों सीट के लिए लड़ रही है, तो उसको अपना उसके लिए लिटमस टेस्ट है और इनको अपनी ताकत दिखानी है, इसलिए कि विधानसभा का जो चुनाव है उसके पहले एक सेमीफाइनल है ये। प्रशांत किशोर ने इसको इसी रूप में लिया है, इसलिए अभी तो 3-4 जगह में देखिए सब कुछ के अलावा मुद्दे कहीं नहीं हैं, सब जगह है मतदाताओं की जातीय गोलबंदी, कुछ स्थानीय मुद्दा होता है लेकिन मतदाताओं को स्थानीय गोलबंदी और उसी तरह से कैंडिडेट अपने स्वजाति मतदाताओं को जिसको आधार वोट कहिए उसको अपनी ओर खींचना, तो ये 4 सीट के चुनाव में सब जगह मुकाबला सीधा मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। पहले तो बिहार की राजनीति थी, एक और लालू प्रसाद, दूसरी ओर नीतीश कुमार या बीजेपी, लेकिन इस बार एक जनस्वराज पार्टी भी है, इसलिए लड़ाई में चारों सीट पर मुझे लगता है कि लड़ाई तिकोनी होने की स्थिति आ गई है कैंडिडेट के कारण। अब देखिए जैसे आप कहेंगे इमामगंज में, अब वहाँ मांझी दीपा मांझी बनाम हैं, मांझी बना मांझी और उसमें एक है पासवान, और समझा जा सकता है लड़ाई कैसी है। आ जाइए उसी तरह से बेलागंज में, अब 2 यादव हैं और एक अल्पसंख्यक है, मुसलमान है जी। अब लड़ाई कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा, आप इसको सहज आप रामगढ़ में आ जाइए, 2 राजपूत हैं और एक उधर से कुशवाहा हैं, इसी तरह से आ जाइए यहाँ तराड़ी में, इधर माले प्रत्याशी हैं, उधर एक राजपूत हैं, एक मुमियार हैं, तो सब जगह का कुछ जिस तरह से कॉम्बिनेशन बन गया है उसमें बड़ा दिलचस्प हो गया है ये चुनाव। अभी 15 दिन बचा है, अभी तो धनतेरस, दिवाली, छठ के बाद 2-3-4 दिन बचेगा, उसी में कुछ जो भी जिस किसी को अभी चुनाव की वो सरगर्मी नहीं आई है जो दिखना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये उपचुनाव दोनों के लिए, महागठबंधन के लिए कुछ ज़्यादा ही ना है, उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, 3 उसकी सीटें हैं। सर ये भी कहा जा रहा है कि जो जीतन राम मांझी हैं केंद्रीय मंत्री, वो उनकी प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगी है और उनकी बहू की जो स्थिति है काफ़ी नाजुक है, क्योंकि एज ए विधायक उन्होंने क्षेत्र में कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वहाँ की जनता उन्हें जो है ये इमामगंज में तो जीतन राम मांझी जी ना विधायक थे, जब सीएम बने तो इमामगंज फोकस में आया। देखिए उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, ये फैक्टर वहाँ नहीं है, फैक्टर ये है वहाँ की भाई मांझी तो बड़ा कद है, अब तो मुख्यमंत्री हुए, फिर केंद्रीय मंत्री हो गए, अब उनकी बहू वहाँ दीपा मांझी लड़ रही हैं, उनके हस्बैंड यहाँ बिहार में मंत्री हैं संतोष, तो अब यही है कि अपना घर बचाते हैं कि नहीं। उस क्षेत्र में ये न सिर्फ जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है और उनके बेटे भी हैं मंत्री, अब वो सीट पर तो एनडीए के लिए सचमुच जो आपने बात कही कि अपने घर में, और प्रशांत किशोर ने वहाँ कहा है कि वही जीते। यहाँ जनता तो ये भी सोचेगी ना कि जो पिता हैं वो मंत्री हैं, केंद्र में लोकसभा के सदस्य हैं, बेटे हैं वो राज्य में मंत्री हैं और एमएलसी हैं, और अब बहू को चाहते हैं, तो ये जो दावे करते हैं कि भाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये दावे इनके खोखले हैं, क्योंकि ये पूरा खानदान चाहता है कि एक के बाद एक के बाद एक। विपक्ष तो इसी परिवारवाद पर न चोट करता है जी जी, लेकिन अभी कौन सी पार्टी अछूती है परिवारवाद से। अब ये जगदानंद सिंह का परिवारवाद कहेंगे, सुरेंद्र यादव का परिवारवाद कहेंगे, तो मांझी भी उससे दिगर नहीं है। ये परिवारवाद तो अब एक फैशन हो गया है, लोग राजनीति में खुद और खुद के बाद परिवार, तब कोई और सोचता है। इसलिए तो जो परिवारवाद पर यही तो चोट है, प्रशांत किशोर ने इसी पर चोट करने की भरसक कोशिश की है कि भाई फिर जैसे रामगढ़ में क्या फिर परिवारवाद को ही गले लगाते हैं, इमामगंज में गले लगाते हैं, कि बेलागंज में गले लगाते हैं, कि यहाँ भी तरारी में भी तो आखिर अब सुनील पांडे के बेटे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इस उपचुनाव में परिवारवाद की बात शायद कुछ दिख रही है। जी। अब ये जनता पर देखिए, जनता किस रूप में रिएक्ट करती है। आप से ये चुनाव पे इससे पहले भी बात हुई थी उपचुनाव को लेकर, और आपने कहा था कि ये चुनाव सेमीफाइनल नहीं है, क्या अभी आप इसे सेमीफाइनल नहीं मानते? देखिए एक चुनावी 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो तो माहौल तो बनेगा ना कि भाई 4 सीट के लिए चुनाव हुआ, जो 4 सीट में जस का तस रह गया जो जहाँ है, तो ये मानिए कि अभी विपक्ष का तेवर थोड़ा हाई है। जी जी, विपक्ष को चुनौती देने में जो सत्तारूढ़ खेमा है वो विफल रहा। अब यदि 4 में कोई हेरफेर हो गया, कहीं कोई नया चेहरा जीत गया, तब तो आप कहेंगे ना कि ये आगे फिर नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है।
यो मैं मानता हूँ कि जो 2025 का चुनाव होगा उसमें तो एनडीए को, नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो रहेगी ना। जो रहता है उसी के खिलाफ ना विरोध का स्वर होता है, उसको कैसे वो पाटते हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में एनडीए की स्थिति थोड़ी, मैं देखता हूं कि वेट भारी हो गया है। इसमें अब जीतनराम मांझी भी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं, चिराग पासवान भी। अब वो इफेक्ट नहीं है जो पीछे, अब जन स्वराज इफेक्ट होगा। नहीं, चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि जो जन स्वराज के मुखिया हैं, सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो उन पे लगातार डोरे डाल रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का लॉलीपॉप दे रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए प्रशांत किशोर से मेरी भी बात हुई है इस संबंध में। प्रशांत किसी कोई जो स्थापित चेहरा है ना, उस पर कोई प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं। कुछ जो लोग उनके पास आ रहे हैं ना, वो अभी मैसेजिंग कर रहे हैं कि देखिए दूसरे पार्टी से लोग छोड़ कर आ रहे हैं। लेकिन न तो चिराग एनडीए छोड़ने जा रहे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं बने हुए हैं। जब पूरा लूट गया उनका, पूरी पार्टी ख़त्म कर दी गई, तब तो वो रहे धैर्यपूर्वक हनुमान बने हुए। वो तो उनकी मजबूरी थी सर। नहीं तो फिर आगे वाला दिन देखिए, एक तो राजनीति में कोई स्थायी दोस्ती नहीं, लेकिन अभी साल भर है। अभी देख लीजिए ना, अभी तो एनडीए में भतीजा अभी अपर हैंड हो गया है, चाचा को कौन पूछ रहा है। कल बैठक हुई, पशुपति पारस को बुलावा ही नहीं मिला। इसलिए चिराग की बात जो कह रहे हैं अभी आने वाला चुनाव में, अब थोड़ा इंतज़ार कीजिए ना। अभी ही से ये बात मुझे लगता है समय से पहले, अभी इसका कुछ आधार भी मुझे नहीं दिखता है। जी जी। हाँ, आपको लगता है कि जो चिराग पासवान हैं वो इस बार एकजुट रहेंगे, एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे? नहीं, अब एक पता है, एनडीए में वो चेहरा काहे नहीं बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए कल होकर नीतीश जी अभी तो चेहरा हैं, अभी साल भर बाकी है, इंतज़ार कीजिए ना। अभी ही ये बात चिराग पाला बदलेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसी चर्चा में न दम है, न ऐसा कोई क्यास लगाना अभी उचित होगा। अभी साल भर बाकी है, अभी इंतज़ार कीजिए। अभी क्या फिर कुछ ऊँट किस करवट बैठता है। नहीं, चिराग को भी तो अपनी राजनीति चमकानी है। तो फिर राजनीति तो चमक गई। आप देखिए 5 सीटें मिली, 5% रिजल्ट हो गया, केंद्रीय मंत्री हो गए। ये बड़ी उपलब्धि नहीं है क्या? जो चाचा के खिलाफ लोग बिहारी फर्स्ट अभियान चला रहे थे, अब चाचा को सीएम बनाने में लग गए हैं। तो ये इस बदलाव को भी आप देखिए। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति में दोस्ती न अस्थाई न दुश्मनी अस्थाई, सब काल परिस्थिति के हिसाब से लोग चलते हैं और खुद के का भविष्य, खुद की कुर्सी को बचाने, संवारने और पाने के लिए करते हैं। तो 4 सीटों में सर उपचुनाव में जो हो रहे हैं उसमें आप किसको कितना दे रहे हैं? अरे अभी भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। अभी तो जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन पत्रों की जांच हुई है। अभी नामांकन पर वापसी का भी अभी इंतज़ार करना होगा 2 दिन। फाइनल आ जाने दीजिए और एक बार समा बन जाए तब कुछ वेट दीजिए। अभी तो जंग शुरू ही हुआ है, मैदान आए हैं मैदान में। आज जंग शुरू होने के पहले हम कौन पहलवान जीतेगा, कौन हारेगा, कौन भारी पड़ेगा, यदि ये कहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि चारों जगह अब लड़ाई सीधी नहीं दिखती है और दोनों गठबंधन को चुनौती है इस उपचुनाव में। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। तो उपचुनाव आसान नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए उपचुनाव मुश्किलों का पहाड़ है और इस पर चढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं। कौन पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते फिसल जाएगा, चारों खाने चित हो जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।